इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसी कोई पावर मिले कि जिसमें जयदीप सर आपकी कोई भी एक बात मान लेंगे और वो उनको माननी पड़ेगी, ऐसी वो क्या बात होगी? तो मैं उनकी शादी करवा दूंगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। स्वागत है आप सभी का एक नए पॉडकास्ट में। आप उनको एज ए रीजनिंग टीचर तो जानते ही हैं, बट उनके क्लास के बाहर किस तरह का नेचर है, किस तरह से वो सोचते हैं चीज़ों के बारे में, लाइफ को कैसे देखते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप ये पॉडकास्ट एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच अरुण सर आने के लिए पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो है कि आपका कोई पर्सनल स्टाइलिस्ट है क्या? क्योंकि मैंने बहुत देखा है, आपने भी देखा होगा जो आपसे बच्चे पढ़ते हैं लाइव, कि आपकी हर ड्रेस एकदम कलर कोऑर्डिनेटेड होती है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि आपने कोई अलग कलर पहन लिया हो, नीचे पैंट डिफरेंट पहन ली हो। बचपन से ही क्या था ना कि 2-3 शौक थे कि एक तो ड्रेसेस का, गाड़ियों का मुझे शौक रहा है, बाइक्स का मुझे शौक रहा है। और मैं मानता हूं कि अगर आप किसी को कॉपी करोगे तो कॉपी करने का मतलब ये है कि आप अपनी ड्रेसिंग सीक्वेंस को दूसरों से प्रभावित कर रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि जो अपने आप पे सूट करे वो आपको रखना चाहिए। जैसे मेरे हेयर स्टाइल हो गया या मेरा बियर्ड का स्टाइल हो गया, वो चेंज होता रहता है। मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, कभी ब्रॉड लुक में मिलेगा, कभी ज्यादा लेंथ मिलेगी, कभी लेंथ कम मिलेगी। तो एक्सपेरिमेंट खुद करता है और वही कहते हैं इंसान खुद से सीखता है। तो मेरा ऐसा कोई हेयर स्टाइलिस्ट नहीं है, लेकिन हाँ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और चूंकि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, रीजनिंग जीवन में हर जगह काम आती है, तो मैं जगह जगह उसको अप्लाई करता हूँ, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हुई, चाहे वो गेटअप हुआ। इसका जरूरी क्यों है? मतलब जैसे इसको एक तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं सेल्फ केयर के ऊपर। जो इंसान अपनी सेल्फ केयर करता है वो उसका ध्यान ऑटोमेटिकली जाता है कि मैं जैसे दिख रहा हूँ वो अच्छा दिखना चाहिए, मतलब नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सिर्फ इंसान का जो बेसिक नेचर होता है ना, वो सेल्फिश होता है, चाहे कोई कुछ भी कहे। मतलब अगर इंसान देखेगा तो पहले अपने आप को ध्यान रखेगा, तब दूसरों की तरफ जाएगा। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते थे कि जब तुम खुद ठीक रहोगे तो दूसरों की मदद भी कर पाओगे। तो सेल्फ तो खुद को ग्रूमिंग करना, वो कहते हैं ना कि आज अगर खुद पे भी इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगी। तो इसलिए मैं अभी भी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता हूँ कि मतलब अपनी डाइट का या अपनी ड्रेसिंग सेंस का या अपने पढ़ाई में मैं क्या कुछ नया कर सकता हूँ। तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो आगे हमें नजर आती है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है अभी आप कर रहे हैं कि आगे फ्यूचर में आपको कुछ रिजल्ट देगा। रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलता है। तो मेरा भी है कि सेल्फ फोकस है बस, और ये हमें नजर आएगा आगे जीवन में कहीं ना कहीं। यहाँ से कि सेल्फ केयर और सेल्फ वर्थ बहुत जरूरी है कि आप अपनी समझे। सेल्फ केयर भी इंसान तभी कर सकता है जब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। अब हमें याद है कि जब हम छोटे छोटे थे तो एक ज्वाइंट फैमिली में रहे हैं, तो सेल्फ केयर का मतलब ये था कि 14-15 बच्चे थे, हमारे पिताजी 5 भाई है, 14-15 थे, तो एक इकट्ठे रहते थे, तो कोई ध्यान देने वाला था नहीं। तो उस समय लगता था कि यार ध्यान देना तो खुद ही करना है। और उसी का फर्क है कि अभी लगता है कि खुद पर हम इन्वेस्ट करेंगे तो आगे काम आएगा। जैसे आपने जॉइंट फैमिली के बारे में बताया, तो घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर में मेरी मम्मी है और फादर जो है वो एक्सपायर हो गए थे कैंसर की वजह से। और ज्वाइंट फैमिली में मैं गांव में रहा, 2010 तक हम गांव में रहे थे। तो हमारा जो, कौन से गांव से? मेरा जो गांव है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पे नरला के पहला ही गांव होता है, बाजितपुर सबोली। तो सारे इकट्ठे रहते थे। मतलब दादा ने एक ऐसा मकान बनाया था उस समय कि सारे के सारे 5 भाई पिताजी सारे इकट्ठे रह सके। अब 5 भाई, उनके भी 2-3 बच्चे होंगे, तो वो 14-15 बच्चों की जो गैदरिंग थी, हम उम्र है लगभग सारी, थोड़ा बहुत एज डिफरेंस है। तो वहीं पर पले बड़े हैं, वहीं से जो है हमारी शिक्षा हुई, बेसिक शिक्षा हुई सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। होली चाइल्ड स्कूल है, वहां से मैंने अपनी 10वीं की। उसके बाद डीएवी पीतमपुरा से मैंने 11th-12th पास आउट किया। में कॉमर्स ली थी आपने, साइंस ली थी? 12th में साइंस ले ली थी। पिताजी का मन था कि साइंस ले, इंजीनियरिंग करे, तो इंजीनियरिंग मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। तो उसके बाद एक रिसेशन से आ गया था इंजीनियरिंग में। तो मुझे कहा गया कि भाई आप भी टीचर हो तो बच्चों को भी टीचर की तरफ गाइड करें। तो उसी टाइम जेबीटी के फॉर्म भी मैंने भरे थे दिल्ली में। ईटी का कोर्स होता है, तो वो ईटी का कोर्स का मैंने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद उसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें मेरी बहुत अच्छी रैंक आई, तो इंजीनियरिंग को ड्रॉप आउट कर दिया। 484 रैंक थी उसमें। और उस 484 रैंक में मतलब एक, मैं कहता हूँ कि वो अच्छी रैंक मानी जाती है उस समय के लिहाज से। और जब एडमिशन होता है कॉलेज में, तो मुझे वहां से जो है गवर्नमेंट जो है कॉलेज मिल गया था, और वहां से मैंने अपनी जो है डिप्लोमा पूरा किया ईटी का। ठीक है, फिर थोड़ा ज्यादा ही आगे आ गए, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जैसे आपने फैमिली के बारे में बताया कि इतने इतने लोग हैं घर में, तो किससे ज्यादा कनेक्टेड थे आप? मम्मी से, पापा से?
ज्वाइंट फैमिली में एज सच मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई खास कनेक्शन होता है अच्छा। क्योंकि हमारा जो पुश्तैनी बैकग्राउंड था वो खेती बाड़ी था। ओके। भगवान की कृपा से जमीन अच्छी है तो सारे के सारे क्या था कि खेती बाड़ी करते थे। मैंने एक बार ये सवाल दादा से ही पूछा था कि आपने 6 बेटे पैदा किए और 6 बेटियां, मतलब 12, 1 दर्जन थे उसमें से 2 अननेचुरल डेथ उनकी बचपन में ही होगी थी तो 10 बचे थे। तो मैंने कहा इतने पॉपुलेशन आपने क्यों बढ़ाई है तो उसने कहा भी देखो हमारे समय में क्या होता था कि ये माना जाता था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जब हट्टे कट्टे 5-5 दिखेंगे ना तो ये लगता है कि भाई इनके पास पावर भी है, दूसरी बात जमीन भी है, तो खेती बाड़ी करने के लिए तो हमें मैन पावर भी चाहिए थी। तो ये जो सारे मिलके काम करेंगे ना, तो सारे मिलके जब काम करेंगे तो और आगे लेके जाएंगे। कह रहा हमने जो शुरुआत की थी वो 5 एकड़ जमीन से की थी, आज जो है 22 एकड़ जमीन हमने खरीद ली है तुम लोगों के लिए और आगे वो बढ़ती जा रही है। तो मेन मकसद यही था कि भाई सारे मिलजुल कर रहे हैं, इसलिए एक मकान भी तुम लोगों का बनाया था। तो मेरी एज सच कनेक्टिविटी किसी से रही नहीं। उसका कारण मैंने बता दिया कि 14-15 बच्चे होते हैं तो किस किस के साथ आप कनेक्ट रहोगे। तो आप कनेक्टेड नहीं होता क्या है कि सुबह मम्मी भी खेत वगैरह में चले गई, पिताजी भी निकल गए। पिताजी वैसे गवर्नमेंट टीचर थे लेकिन वो भी खेतों की तरफ ज्यादा ध्यान रहता, तो हमें भी क्या करते छोटे छोटे थे खेतों में ले जाते तो हम वहीं बैठे रहते थे। कनेक्टिविटी जो रही वो हमारे दादाजी के साथ हमारी ज्यादा रही है क्योंकि दादा जो होते हैं वो पोते से बहुत नजदीक होते हैं। हमारे में कहावत है कि मूल से प्यारा ब्याज होता है, तो दादाजी से मेरी कनेक्टिविटी ज्यादा थी। कोई एडवाइस उन्होंने दी हो कभी कि बेटा इस तरह मत करना लाइफ के ऊपर? सारी जिंदगी उन्होंने एडवाइस ही दी। उनका 2017 में देहांत हुआ था। वो मेरे साथ कनेक्टेड रहे और मैंने आज तक जो शिक्षा ली है वो उन्हीं से ली है। वो एक बात कहते थे कि जिंदगी में जितनी मेहनत करेगा चाहे किसी भी क्षेत्र में करो वो हमेशा काम आएगी, वो कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। मेहनत तो आपकी। हाँ, उन्होंने कहा था कि पढ़ाई करो अपनी जगह, लेकिन केवल पढ़ के अगर तुम पास आउट हो गए और कुछ बन भी गए तो कह रहा था भोंदू कहलाओगे, इसलिए तुम्हें जीवन में हर चीज का तजुर्बा होना चाहिए। तो कहते थे कि भाई अपनी खेती बाड़ी भी करो, ये भी गुरु सीखो, क्या पता कल को नौकरी ना मिले तो कम से कम खेती बाड़ी करके अपना पेट तो भर लोगे, इतनी जमीन तुम्हारे पास है। खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन की, भाई गाय भैंस हमारी थी, खूब अच्छी मात्रा में थी। मतलब ये मान के चले कि इतना बड़ा परिवार था तो 8-10 गाय भैंस थी, दूध तो घी वगैरह भी हाँ, दूध घी की तो मौज रहती थी। तो उन गाय भैंसों को नहलाना, उनके लिए चारा वगैरह करना, तो सारे काम वो कहता था कि भाई हर आदमी को जिम्मेवारी से अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई तो मैं बोला जरूर करनी चाहिए, लेकिन बड़े बुजुर्ग वो मानते थे कि भाई नौकरी मुश्किल है आज के समय मिलनी, क्योंकि 5 भाइयों में मेरे पिताजी को एक सरकारी नौकरी मिली थी जो गवर्नमेंट टीचर थे। तो कहा था अगर तेरी किस्मत अच्छी रही तो तू आगे निकल जाएगा, लेकिन कम से कम ये है कि हर काम तुझे बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आज मुझे फक्र है कि मैं हर काम कर सकता हूँ, इवन ट्रैक्टर में बहुत अच्छे चला सकता हूँ, खेती बाड़ी का मुझे कोई काम हो मैं कर सकता हूँ। मतलब अगर आज मैं डेयरी खोलना चाहूँ तो मैं उसके लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं डेयरी भी खोलूंगा तो उसे बहुत अच्छे से चला लूंगा। तो आज मुझे रियलाइज होता है कि मेरे दादा जो कहते थे कि भाई बचपन में हर एक काम करो, और ये उन बच्चों के लिए मैं कहूंगा कि एक एडवाइस है, सबक है, जो कहते हैं कि सर आज भी हमारे घर वाले काम का प्रेशर बनाते हो, कहते हैं नौकरी में कुछ नहीं रखा। देखो उनको आपको मोल्ड करना पड़ेगा, अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मेहनत करके भी आप नौकरी तो प्राप्त करेंगे, लेकिन साथ साथ उनका मन रखने के लिए आपको घर का काम भी करना पड़ेगा। भगवान ने सबको 24 घंटे दिए, वो कैसे मेंटेन करते हैं वो उनके ऊपर है, वो हमारे ऊपर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त की थी वो घर का काम करते हुए, हमने कभी को किसी काम को ना नहीं कहा। अब एक ग्रामीण परिवेश में रहते हैं तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं जैसे देता हूँ। अब जैसे धान की फसल लगी हुई है और इस समय बारिश इतनी हो रही है, और गांव में जो जमीन होती है वो ऊंची नीची होती है, कहीं समतल होती है कहीं ऊंची नीची, तो कटाव पड़ता है तो एक खेत का पानी दूसरे खेत में आ गया, दूसरी तरफ जो नहर गांव से गुजरती है वो ओवरफ्लो कर जाती है। तो इस समय तो हमें याद है कि बारिश के समय में हम तकरीबन, हमारा समय खेतों में ही गुजरता था कि उस खेत का पानी इसमें आ गया, फिर यहाँ पंप लगाया, उसका बाहर ट्रांसफर किया, लगे रहते थे। तो ये सब आपने खुद भी किया है? हाँ, ये खुद किया है और मैं अभी भी कर लेता हूँ, मुझे उस चीज में कोई शर्म नहीं है। और ये कहते हैं कि इंसान चाहे कितना ऊपर चली जाए अपने रूट्स के साथ उसे हमेशा जुड़े रहना चाहिए। एक पॉइंट यहाँ पे बहुत बढ़िया आपने बात कही कि रूट से कनेक्टेड रहना चाहिए। तो आपके हिसाब से मतलब जो जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे गांव से भी पढ़ाई करते हैं और कुछ दिल्ली से भी पढ़ाई करते हैं, तो आपके हिसाब से जो बच्चे गांव में पले बड़े होते हैं और एक शहर में जैसे दिल्ली हो गया, तो उन दोनों में क्या फर्क होता है? देखो, मैं ये मानता हूँ कि जो गांव से पला बड़ा बच्चा होगा ना, वो भले ही पढ़ा हुआ कम होगा लेकिन चीजों में कड़ा हुआ ज्यादा होगा। वो कहावत भी है कि भाई पढ़ा हुआ मायने रखता, कड़ा हुआ मायने रखता है। मतलब आपकी डिग्री इतनी मैटर नहीं करती। अब एक छोटा सा एग्जांपल हमारे प्लेटफॉर्म पे देख लो कि अगर कोई पीएचडी होल्डर भी यहाँ पढ़ा रहा है
बहुत पढ़ा लिखा है, तो हो सकता है वो राकेश सर से बेटर ना करा पाए। राकेश सर ने एमए बीएड की है, मैंने केवल ग्रेजुएशन किया है। हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी डिग्री होल्डर वो रीजनिंग जानता हो लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हो। तो इन चीजों में फर्क होता है। तो गांव का जो बच्चा होगा ना, वो हर चीज में मतलब एक्सप्रेसिव होगा, उसको हर चीज एक्सपीरियंस की है उसने गांव में। वो गरीबी में भी रहा है, वो गर्मी में भी रहा है, सर्दी में रहा है, बरसात में रहा है। शहर का बच्चा कंपैरेटिवली ज्यादा सुविधाएं पाता है। और मेरा ये मानना है कि अगर हम जितनी सुविधा बच्चों को देंगे वो उतने ही आलसी हो जाएंगे, उतने ही निकम्मे हो जाते हैं। तो मेरी अभी भी कोशिश रहती है कि जो मेरे बच्चे हैं मैं उनको गांव में ले जाता रहता हूँ, उनसे रूबरू कराता रहता हूँ। अब छोटी सुविधा मान लो हमने एसी की सुविधा दे दी बच्चों को, तो मैं कई बार एक्सपेरिमेंट ऐसे भी करता हूँ कि मैं एमसीबी को डाउन मार देता हूँ। तो कम से कम 3-4 घंटे उन्हें वो एक्सपीरियंस तो हो कि भाई गर्मी क्या चीज होती है। ऐसा ना हो कि हमने उनको इतनी सुख सुविधाएं दे दी और अगर हम उसे कभी गर्मी में लेके गए तो बच्चे आपके ये इंटरव्यू देख लेंगे और वो जब भी एसी बंद होगा तो चेक करेंगे कि पापा ने एमसीबी तो नहीं गिरा दी। हाँ, ये मुझे यहाँ नहीं बोलना चाहिए था। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में करता रहता हूँ, घर के खुद के साथ भी, घर वालों के साथ भी। कई बार क्या होता है कि लाइट है और मैं एसी भी है तो मैं पंखा बंद करके या लाइट बंद करके सो जाता हूँ, पूरा स्वेटिंग आ जाती है। तो एक लगता है कि भाई ठीक है, वो याद आ गई गांव में, क्योंकि अब इतनी सुख सुविधाएं हो गई कि वो चीज हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो बेसिकली जो गांव के बच्चे होते हैं वो इजीली अडेप्ट कर लेते हैं, कोई हर भी कंडीशन situation को हो। अडेप्ट कर लेंगे और उनमें डिप्रेशन में वे कभी नहीं जाएंगे। शहर का बच्चा होगा डिप्रेशन जल्दी पकड़ेगा, वो एक छोटी सी चीज को ऐसा मान लेता है कि बहुत हो गया। अब गांव का बच्चा क्या है कि अगर देखो, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे गांव का भी अगर कोई व्यक्ति है शहर में शादी में जाता है तो वो अपने आप को ज्यादा चेंज नहीं करता, बस वो इतना करता है कि अगर गांव का बच्चा मैं किसी गांव के व्यक्ति को अपने साथ पार्टी में लेके जाता हूं तो वो क्या करता है, वो थोड़ा सा वहां डिसेंट बन जाता है, लेकिन वो उतना नहीं बनता, वो दिखाता नहीं है कि मैं मतलब बहुत ओवर एक्टिंग नहीं करता। अब शहर का बच्चा एटिकेट्स मैनर की तरह रहेगा, गांव वाला क्या करेगा, पनीर को पूरा भर के अपना डालेगा, पनीर पूरा फुल करता है। तो मैं कहता हूँ तू कर क्या रहा है, कह रहा भाई खाने खुराक इतनी है, खा लूंगा। तो मैं कहता हूँ यार यहाँ क्या सोचेंगे, कह रहा भाई सोचने दे, भूख तो लग रही है, अब जितना खाना उतना तो खाएंगे। शहर का बच्चा होगा तो थोड़ा सा मैनर्स में रहेगा, एटिकेट्स में रहेगा। और मैं ये कहता हूँ कि आज भी हमारा जो भारतवर्ष है गांव से ही चला है। ये शहर तो शहरीकरण बाद में हुआ है, शुरुआत जो हमारी थी वो संस्कृति गांव से जुड़ी हुई है और गांव को कभी नहीं भूलना चाहिए। गांव से आप चाहे निकल कर आ गए हो, चाहे आईएएस ऑफिसर बन गए हो, लेकिन गांव की सोच हमेशा आपके मन में रहनी चाहिए, अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात, बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिला हुआ इससे। देन स्कूलिंग हुई 10-12 आपने बताया कॉमर्स से आपने की, 12 साइंस से की, नॉन मेडिकल से। ओके, नॉन मेडिकल से की थी आपने, ठीक है। फिर बीएससी करी आपने कॉलेज में? जैसे मैंने कहा कि 12th के बाद जेबीटी आप एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन का डिप्लोमा कर सकते हो, तो उसके बाद मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। 2 साल रेगुलरली मैंने वो की, उसके बाद फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स किया। लेकिन उसको तुरंत करते मेरी फिर जॉब भी लग गई थी। हाँ वही, मतलब कॉलेज के बाद आप कैसे टीचिंग लाइन में कैसे आए, रीजनिंग में कैसे इंटरेस्ट बना? रीजनिंग में एज सच मैंने कहा कि मैं कहूंगा मैं एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हूँ। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब मुझे थोड़ी थोड़ी चीजों की नॉलेज है, लेकिन मास्टर मैं किसी में भी नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं मास्टर बन जाऊंगा। तो हमने जब जेबीटी कर ली थी तो कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी आती है, तो दिसंबर 2007 में मैं गवर्नमेंट जॉब के रूप में सेलेक्ट हो गया था। उस समय आप कौन सी क्लास में थे? 2007 में। 2007 में तो मैं स्कूल में थी। हाँ, तो उस समय मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी, पास में आजादपुरी मुझे स्कूल मिला था। फिर मेरा मकसद ये था कि नौकरी मुझे कभी करनी नहीं है। पता नहीं एक मन में अंदर से आवाज आती थी कि नौकरी के लिए तुम बने नहीं हो, कुछ ना कुछ करोगे। और हमारे दादाजी भी कहीं ना कहीं ये कहते थे कि नौकरी घर चलाने के लिए ठीक है, लेकिन बिजनेस जैसा जो है वो आउटकम वो किसी में नहीं है। ये हमारे पिताजी मानते थे कि बिजनेस में जो व्यक्ति कर लेगा वो नौकरी में नहीं कर पाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ बिजनेस करते हैं। तो जब मेरी नौकरी लग गई थी तो थोड़ा सा पूंजी मेरे हाथ में थी। उसके बाद मैंने घर वालों को कन्विंस किया, तो मैंने बिल्डिंग मटेरियल का काम किया। स्टॉक जो डालते हैं, रूडी होता है, डस्ट होता है, वो स्टॉक मैंने अपने वहीं खेत थे वहीं पर मैंने डाला। क्योंकि टीचर की नौकरी होती है वो सुबह 7 से और 12:30 तक वो फ्री हो जाता है। प्राइमरी टीचर में इतना ही होता है, उसके बाद पूरा दिन फ्री होता है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि टीचिंग के काम में आप कोई भी काम कर सकते हो। वो एक सक्सेसफुली रन हुआ। मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली, पार्टनरशिप में वो चीज तरीके से चल नहीं पाई। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट एज ए कॉन्ट्रैक्टर का काम शुरू किया। उस टाइम मेरी उम्र 21-22 साल रही होगी। मतलब काफी तो जल्दी एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा था कि कैसे कैसे चीजों से एक्सपीरियंस आ रहा है। तो 2009 में लोधी रोड पे हमने वो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे,
तो नेहरू स्टेडियम के आसपास वहाँ पे गलियों का निर्माण होना था, तो वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था किसी के साथ पार्टनरशिप में। कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा था, तो उसमें पूंजी भी काफी चाहिए थी, तो मैंने अपने दादा को कन्विंस करके उन्होंने जो पूंजी कमाई थी वो लगवाई। पिताजी के पास जो प्रोविडेंट फंड था, जीपीएफ, वो वहां इन्वेस्ट किया। मैंने मेहनत खूब की, रिजल्ट भी उसका अच्छा था, लेकिन वो कहते हैं कि दूसरों पे आपने विश्वास किया, मैंने दूसरों पे विश्वास किया, तो विश्वासघात मेरे साथ हुआ और मैंने उनकी सारी पूंजी डुबो दी। तो वो समय मेरे लिए बड़ा वो था कि यार इन्होंने इतनी मेहनत से खेती वेती करके ये सब पैसा इकट्ठा किया था और आज मैंने नुकसान किया, लेकिन मन में मैंने ठान रखा था कि जितना नुकसान ही हुआ मैं कहीं ना कहीं से पूरा कर लूंगा, रिकवर कर लूंगा। तो फिर मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि तेरे को पहले भी कहा था, ज्यादा हवा उड़ने की जरूरत नहीं है। नौकरी है तो नौकरी सबसे बढ़िया, नौकरी में अपना कर। और अगर बिजनेस भी करना था तो खुद के पैसे से करना था, हमारा पैसा क्यों डुबोना था। तो फिर मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि यार बात तो सही कहते हैं, अगर आप कैपेबल हो तो खुद से करो, नहीं तो दूसरों की पूंजी को आपको नहीं लगाना चाहिए। यही सीख मैं बच्चों क्लास में देता हूँ। कि मुझे कहता है सर मुझे काम करना है, मैं कहता हूँ पहले नौकरी प्राप्त कर लो, गवर्नमेंट जॉब। जब आपके हाथ में कुछ कैश हो, उसी कैश से छोटे लेवल पे शुरुआत करो। आप सीखेंगे कि एक बड़े लेवल पर जाएं तो हो सकता है आप नीचे गिर जाएंगे, आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। तो हमने यही कहता हूँ कि एक छोटे लेवल से शुरुआत करो। तो फिर मैं लग गया अपना इसमें टीचिंग में। तो फिर टीचिंग तक पहुंचे कैसे, जैसे आपने बताया? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी नौकरी करने लग गया। फिर मुझे लगा कि यार ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम करनी है तो टीचिंग से ही करनी है। तो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स थे, मैंने वहां पे जो है संपर्क किया। तो गवर्नमेंट एग्जाम्स का पता कैसे चला आपको उस टाइम पे? वो तो पिताजी बताते रहते थे, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो जैसे ही खबर मिलती थी वो लेके आते थे। इवन चपड़ासी का फॉर्म लेके आते थे, कह रहा था नौकरी नहीं करनी लेकिन फॉर्म जरूर दे, कम से कम मुझे ये पता चलेगा कि तेरा लेवल क्या है, कि चपड़ासी का एग्जाम क्रैक कर पा रहा है या 12वीं के लेवल क्रैक कर पा रहा है, ग्रेजुएशन लेवल का। कह रहा हर एक फॉर्म डाल के देखना चाहिए, नौकरी करनी नहीं करनी वो बाद की बात है। तो वो टच में रहते थे। और हमारे समय भी एक वो रोजगार क्या होते एक आता था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, रोजगार समाचार, वो भी आता है, शायद 2.5 या 3 रुपए का आता था। तो वो हर सैटरडे आता था, वो भी मैं ले लेता था। तो वहां से जो है पता लगता, क्योंकि उस टाइम ना मोबाइल थे ना कुछ ऐसी फैसिलिटी थी, तो नहीं होता था हमारे पास। लेकिन ये है कि मेरे फादर वगैरह मेरे बता देते थे। फिर छोटे छोटे जो कोचिंग सेंटर हैं मैंने वहां जाके देखा। अब एक जगह क्या था कि रीजनिंग के टीचर की आवश्यकता थी। अब रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ना तो आपने 12th में पढ़ा है, नहीं 12th में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ा कहीं। मैथ्स तो है कि आपने कम से कम 10th या 12th में कर रखा तो आप कवर कर लोगे। तो मुझे था कि भाई रीजनिंग ऐसे ऐसे पढ़ाना है। मैं और गोपाल सर जो है दोनों साथ में हमने जेबीटी का डिप्लोमा किया है, यानी वो मेरे साथ से हैं, लगा लो आप 2005 से हम लोग साथ हैं। तो वो होम ट्यूशन देते थे। होम ट्यूशन के साथ हमने थोड़ा सा एक प्राइवेट स्कूल भी ज्वाइन किया, मात्र 2 घंटे के लिए। वो 2 घंटे में हमें अच्छी खासी सैलरी देता था। डेली 2 घंटा पढ़ाना है बस आपको? हाँ, हम क्या था, दिल्ली में क्या होता, 2 शिफ्ट होती टीचिंग, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। तो हमने इवनिंग शिफ्ट ज्वाइन की, मॉर्निंग में वहाँ स्कूल में पढ़ाया, इवनिंग में अपनी नौकरी की। फिर उसके बाद ये लगा कि भाई स्कूल से उतनी इनकम आ नहीं रही है, तो चलिए कुछ और करते हैं। तो गोपाल सर शुरू से इंग्लिश के जो है बच्चों को होम ट्यूशन देते थे, तो उन्होंने एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया। तो कह रहा चलो साथ में वहां रीजनिंग की वैकेंसी खाली है, तो मैंने कहा ठीक है हम चलते हैं। तो रीजनिंग में अब सीधा उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे है और कल से आपकी क्लासेस। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बैच दे दिया मुझे यूजीसी नेट का। अब मेरी उम्र से ज्यादा उम्र के बच्चे उस बैच में थे। उस टाइम क्या एज थी आपकी? उस टाइम मेरी एज रही होगी 22 साल। 22 साल। तो ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर चल रहा होगा आपको तो, या हो चुके थे? जेबीटी की थी मैंने। और साथ साथ अपना करस्पॉन्डेंस से मैं वो कर रहा था, इंग्लिश ऑनर्स। तो उन्होंने मुझे वो दिया, क्योंकि पहले जैसे मैंने 18 साल का वो किया, 2 साल मैंने जेबीटी का किया था, और फिर उसके बाद सेकंड ईयर में ही चल रहा था मेरा। फिर मुझे वो बैच दे दिया यूजीसी नेट का। अब मैं बिल्कुल मासूम सा बच्चा था, मेरी दाढ़ी भी नहीं आई थी उस टाइम पे। हाँ, मैंने आपकी वो क्लीन शेव बहुत देखी नहीं, वो तो क्लीन शेव तो आपने वो शेव मैंने कर रखी थी, उस समय दाढ़ी आई नहीं थी। अच्छा। मुझे लग रहा था मेरे चेहरे पे दाढ़ी कभी आएगी नहीं, लेकिन होता है अब इतनी आ गई। लेकिन जो सोचते वो हो जाता है। तो मैं वहां पे गया तो बड़ी उम्र के थे, क्योंकि वो सारे जो होते हैं मास्टर्स किए हुए होते हैं। अब कोई एमए बीएड था वहां पे, कोई पीएचडी कंटिन्यू कर रहा था। तो मैं तैयारी करके गया था कि 1 घंटे में मैं इतना ही पढ़ा पाऊंगा, उतना मैंने तैयारी करके गया, मैंने पढ़ाया। तो बच्चों ने रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया। वहां पे बच्चा तो मैं ही था, बल्कि वो तो बड़े थे मुझसे काफी जो पढ़ रहे थे। तो वहां की जो ओनर ने कहा कि ठीक है आप संभाल सकते हैं, कर लीजिए। तो फिर वहां से मैं डेली थोड़ा थोड़ा तैयार करके शुरुआत की।
तो सच्चाई में ये बता दूं कि आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका मात्र 20% ही उस समय पढ़ा पाया था, क्योंकि रीजनिंग तो धीरे धीरे सीखने से ही आती है। ठीक है, फिर यहाँ से राकेश सर से कैसे मिले आप? फिर हमने जैसे यहाँ से इस सेंटर पे गए तो पैरामाउंट पे चले गए, फिर पैरामाउंट पे वहां राकेश सर भी पढ़ा रहे थे, तो वही बातचीत हो जाती है, मुलाकात हो जाती है। फिर जैसे 2-3 टीचर मिल लिए, बार बार मिल लिए, कहीं घूमने का प्लान बन गया तो हमारा घूमने का प्लान बन गया, तो 1-2-3 जगह हम इकट्ठा घूमने गए, बस उसी से दोस्ती जो है वो गहरी होती चली गई। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जैसे जो करियर विल पे बैचेस आते हैं वो आप तीनों के एक साथ ही आते हैं, तो क्लास में और क्लास के बाहर मतलब दोस्ती सेम है कि कुछ डिफरेंस है? नहीं, बिल्कुल सेम ही दोस्ती है, बहुत मतलब अच्छा गहरा रिश्ता है। इवन 2017 में मैंने गोपाल सर ने, राकेश सर ने मिलके प्रूडेंस कोचिंग की शुरुआत भी की थी और वो बहुत अच्छा चला था, खूब उसकी फ्रेंचाइजीज वगैरह हुई थी। बाद में जयदीप सर को भी हमने जोड़ा था। आउट ऑफ द वर्क कुछ बताओ, मतलब ऑफिस के अलावा अपनी मतलब तीनों की दोस्ती के बारे में कुछ बताओ। ऑफिस के बाहर की कोई कहानी, कोई अच्छा सा किस्सा। ये बातें बताई नहीं जाती। नजर लग जाती है। नजर लग जाती है। किस्से तो बहुत हैं। अब जैसे हम जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो राकेश सर जैसा दिखते हैं, वैसा वो है नहीं। मैं ये कहूंगा कि मेरे साथ तो वो बहुत डिसेंट तरीके से ही रहते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ जयदीप सर हैं और गोपाल सर हैं तो मतलब पूरा टाइम जयदीप सर और गोपाल सर की खिंचाई चलती रहती है। अच्छा। और मुझे वो सिर्फ हाँ भरवाने के लगता है कि हाँ भाई तुम ठीक कहा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसे होना चाहिए। यानी मैं तो उनका सारथी होता हूँ और जहां भी जाते हैं मतलब ड्राइविंग मैं करता हूँ पूरे रास्ते। अभी भी इलाहाबाद सेमिनार में गए थे, बाई रोड ही गए थे, तो बाई रोड लगभग 800 किलोमीटर का सफर, 800 आना 800 जाना हमने बाई रोड किया था। तो उस समय भी गोपाल सर साथ थे, पवन सर साथ थे। तो पूरे रास्ते आपने बातें की कि कोई पुराने गाने सुने? ना, पूरे रास्ते बातें, पूरे रास्ते बातें, इतनी बातें, अब इतनी बातें होती है राकेश सर को कि बातें खत्म ही नहीं होती। वो बातों का भंडार है। जैसे मैथ्स में वो ज्ञान का भंडार है, तो बातें उनके पास इतनी होती है। और भाई मैथ्स पढ़ाते हैं तो इंटेलिजेंट वो है ही, तो बातों को कैसे लिंक करना बहुत अच्छे से जानते हैं। उनकी यूनिक क्वालिटी क्या है, मतलब आपको उनको अलग कैसे बनाती है वो बाकी टीचर्स से? भाई अलग ये है कि उन्होंने भी वो जीवन देखा है जो हमने देखा है, और वो भी एक ग्रामीण इलाके से ही आते हैं, गांव देहात से ही आते हैं, तो उन्हें भी पता है कि क्या क्या जो है समस्याएं हुई और कैसे कैसे निकल के और कैसे कैसे जीवन में आगे बढ़ा। तो हम परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें इस मुकाम पर पहुंचा दिया। हमने कभी सोचा नहीं था। मतलब सीखना तो आपको हमेशा कभी छोड़ना ही नहीं है, हमेशा सीखते रहना है, ग्रो करते हर जगह सीखता हूँ। मेरा हर वीकेंड पे टूर का रहता है, तो मैं वहां भी सीखने कुछ ना कुछ जाता हूँ। अच्छा, ट्रिप्स पे क्यों जाते हो वैसे आप? ये चीज भी जैसे इंस्टाग्राम पेज अगर हम देखें आपका, तो वो पूरा ट्रिप से ही भरा होता है, नेचर में। मेरा वीक में अगर सैटरडे संडे तो ऑफ होता ही है, और अगर 4 सप्ताह मतलब 4 सैटरडे संडे आ गए तो 2 या 3 या हो सकता है चारों के चारों बाहर रहे। अब लास्ट वीक भी मैं जो था वो हरिद्वार ही था। मैंने कहा देखो, नेचर से, प्रकृति से मुझे बहुत प्यार है, और मेरे जो ज्यादातर टूर्स होते हैं वो उत्तराखंड में होते हैं और हिमाचल में होते हैं, जो जंगल एरिया होता है, हिली एरिया होता है, या नदियों का। क्योंकि मैं मानता हूं कि इंसान का शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसमें जल और हवा सबसे महत्वपूर्ण है। आज भी हमारे गांव में क्या करते हैं कि अगर किसी बच्चे को नजर लग जाती है तो क्या करेंगे, पानी लेकर उसमें नमक डाल के उसके चारों तरफ घुमाते हैं। अब हम ये मानते हैं कि अंधविश्वास है, मेरा ये मानना है कि हमारे शरीर में 80% हिस्सा पानी है, तो जो ऑरा क्लीन करता है वो आपका या तो पानी ही करेगा या शुद्ध हवा। या कहते हैं ना कि कई बार आप इतना अच्छा मौसम हो गया, ठंडी ठंडी हवा चलने की, मूड एकदम रिफ्रेश हो गया, तो मूड रिफ्रेश नहीं होता, आपकी नेगेटिविटी वो बाहर चली जाती है। तो मेरा सबसे है कि मैं ऐसी जगह ढूंढता हूँ कि जहाँ इंसानों के कदम ना पड़े हों। मैं जंगल में जाता हूँ, ऐसी जगह ढूंढता हूँ जो इंसानों कदम से दूर हो। अच्छा, वहां पे इंसानों के अलावा किसी जानवर से कभी ऐसे मुकाबला? जानवर से तो खैर सामना हुआ ही है। खेतों में रहते हैं तो हमारे खेतों में सांप भरपूर मात्रा में थे, खरगोश थे, नीलगाय थी, और जो थे आप बोलते हैं सियार, हम तो उसको बोलते थे गिद्दड़, गादड़ बोलते हैं, जो खेतों में रहते थे। तो उनसे सामना होता तो डर नहीं लगता, क्योंकि वो इंसान से खुद ही डरते हैं। और टाइगर वगैरह से एज सच फेस टू फेस नहीं हुआ, गाड़ी में हुआ कि विजिट कर रहे हैं कि गाड़ी में हमें दिखाई दे गया इधर जिम कॉर्बेट के साइड। तो हमें मतलब नेचर को वॉच करने में, एंजॉय करने में बहुत अच्छा लगता है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं कि उन्हें मैं आधी रात को भी कह दूंगा कि आज घूमने चलना, तो रेडी रहते हैं, ठीक है चलने के लिए तैयार। और ये डिसीजन आप तब ले पाओगे जब आप लाइफ में वेल सेटल्ड हो जाओगे। राकेश सर भी ये बात कहते हैं कि जैसे स्टूडेंट लाइफ में अब ज्यादा पैसे तो वो खर्च नहीं कर सकते घूमने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आप ट्रेन से जाओ, बट पूरा इंडिया घूम के आओ, आप नॉर्थ से लेके साउथ तक। ट्रेन की टिकट सस्ती भी होती है,
तो घूमना बहुत जरूरी है, अपने आप के बारे में देखो आप घूमने बहुत से कुछ क्या पता है चलता कि है। आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। अब हम हाँ। अगर कहीं घूमने जाते हैं फैमिली के साथ जाओ तो एक अलग चीज है, लेकिन जब फ्रेंड्स हम्म। हम घूमने जाते हैं तो हम स्टे भी एक ऐसी जगह लेते हैं कि कोई रोड साइड पे कोई व्यक्ति ढाबा चला रहा है, हम उसके साथ वहां जाते हैं, हम कहते हैं कि बाबा खाना बना दो, अब वो बनाएगा दाल तो हम उसके साथ उसकी मदद करते हैं, उसके मतलब अच्छा। उसके प्याज कटवाने में मदद कर देंगे, उसके टमाटर कटवाने, उसको भी लगेगा वो बहुत मन से खाना बनाता है। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि हाथों में शक्ति होती, ब्लेसिंग्स होती है, आशीर्वाद होते हैं। कहते हैं माँ का खाना आपको हर जगह नसीब नहीं होगा, लेकिन अगर आप वो प्यार उस व्यक्ति के साथ दिखाएंगे तो वो बाप के प्रेम से भरपूर ही वो खाना बनाएगा और वो आपको सूट करेगा। कहते हैं कई बार बाहर का खाना खाया बीमार हो गया, वो चीज मैटर करती है। तो हमें पता है कि किस जगह मतलब कैसे वो करना है। तो टूर में हमें बड़ा एंजॉय आता है और छोटी छोटी चीजें सीखते हैं। जब उनके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो हमें पता है कि वो अपने बारे में बताएगा, बच्चों के बारे में बताएगा यहाँ का माहौल कैसा है और कैसे कैसे वो सरवाइव कर रहे हैं। अब हम किसी हिली एरिया में जा रहे हैं कि वहां पे शहर से वो कटा हुआ है, उसके बावजूद वो वहां पे कैसे सामान लेके जाता है, कैसे क्या करता है, मतलब बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। और जीवन में ये याद रखिएगा कि हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ आप सीख सकते हैं, अगर सीखने की जिज्ञासा आपके मन में हो। आजकल क्या सीख रहे हो आप? मैं आजकल बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ, जैसे अभी मेरा पहला पॉडकास्ट था तो पॉडकास्ट देना सीख रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ा इंट्रोवर्ट रहता हूँ। और आपने जब कहा था कि सर आपको एक इंटरव्यू देना, तो मैं उस समय तैयार नहीं था, क्योंकि मैं अपनी प्राइवेट लाइफ इतनी शेयर नहीं करता। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी एक एक्सपीरियंस रहेगा, थोड़ा सा इंसान को एक्सट्रोवर्ट भी होना चाहिए, क्योंकि मेरा एक सर्कल जो है वो लिमिटेड से है, 3-4 व्यक्तियों का ही सर्कल है, उन्हीं के बीच हम घुल मिलते हैं। जैसे राकेश सर हो गया, गोपाल सर हैं, जयदीप सर, हम इनके बीच में है, या मेरे जो पर्सनल फ्रेंड्स हैं उन्हीं के साथ रहते हैं। इसके साथ ही मतलब अगर मैंने कोई छोटा सा भी काम गाड़ी का कराना है तो मैं वहां पे खड़ा होकर काम कराता हूँ। मैं उस चीज को सीखता हूँ कि वो कैसे कर रहे हैं, कर रहे हैं। बचपन की मुझे एक चीज याद है कि मुझे 6th क्लास में साइकिल दी गई थी और मैं पढ़ने जाता था सोनीपत। तो हमारे गांव से मुझे 5 किलोमीटर साइकिल चला के जाना पड़ता था। फिर मैं वहां साइकिल स्टैंड पे साइकिल लगाता था, फिर आगे मेटाडोर या बस से मैं अपने स्कूल पहुंचता था। तो मुझे निकलना पड़ता था 5:30 बजे घर से सुबह। हाँ, 5:30 पौने 6 का था। 6:30 बजे हमारी बस आ जाती थी। तो एक तो गांव का रास्ता इतना कच्चा था कि ऑलमोस्ट रोज पंचर हो जाते थे। अब दादा ने इसके चक्कर में वो हवा भरने का बॉल ला के रख दिया, हम उससे हवा भरते, फिर अब हवा निकल जाती उसकी। तो मैं सीख रहा था कि पंचर लगता है, उस समय लगता था 2 रुपए का पंचर। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा तो बहुत इजी है, घर पे हवा भरने का रखा है, तो मैं पूरी पंचर की किट खरीद लाया। 20 रुपए की किट आई थी, फिर मैं पंचर खुद लगा लेता था कि अगर घर पे हवा निकली हो तो मैं लगा सकूं। फिर साइकिल जैसे टूट जाती थी तो मेरा साइकिल में मतलब मेरा रुचि थी इन चीजों में, तो पूरी साइकिल को खोल लेता था, इवन एक एक पार्ट में उसका अलग अलग करके रख देता था। एक आधी बार मेरे से जुड़ गया था, एक आधी बार मेरे से नहीं जुड़ा। एक बार ऐसा हुआ था मैंने पूरी साइकिल खोल दी। पापा मेरी नई साइकिल लेके आए थे, तो मैंने उसका बिल्कुल पूरा अलग अलग खोल दिया। दोपहर में पुर्जे अलग कर दिए। हाँ, दोपहर में सब सो रहे थे। पुर्जा भी मैं बता दूं कि बैरिंग के इवन मैंने बॉल बियरिंग्स जो बॉल्स होती हैं वो भी निकाल के रख दी थी तो वो मेरे से फिर जुड़ा नहीं। अब दोपहर का टाइम था, मुझे लगा कि यार इस पे बहुत डांट पड़ने वाली है, तो मैंने कजन की साइकिल ली। मैं उस मेरे गाँव का वो साइकिल वाला था, नरेला उसकी शॉप थी 5 किलोमीटर। मैंने वहां से साइकिल उठाई, मैं दोपहर में वहां गया। मैंने कहा ऐसे ऐसे पंगा हो गया, जुड़ेगा कैसे? उसने थोड़ा मुझे गाइड किया कि ऐसे ऐसे जुड़ेगा। फिर मैं वापस आया, कुल मिला के मैंने उसे असेंबल कर लिया। यानी साइकिल का मैं पूरा मास्टर हूँ। बाइक वगैरह का भी छोटा मोटा काम होता है मैं खुद कर लेता हूँ। यानी मुझे उस चीज में इंटरेस्ट होता है, कुछ नया सीखना हमेशा रहता है। अब कईयों के मन में क्या आता है कि अगर आपके कोई चीज खराब होगी, आपने पकड़ा दिया उसको, मैं कहता हूँ भाई मेरे सामने खोल, मुझे भी पता लगे इसमें फॉल्ट क्या था, या फ्यूचर में अगर कोई ऐसा फॉल्ट आएगा तो मैं खुद से कवर कर लूंगा। नहीं, बहुत बढ़िया अप्रोच है सीखने की। थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताओ। फैमिली इन द सेंस आपकी वाइफ, आपके बच्चे, उनके बारे में थोड़ा सा। मेरी वाइफ जो है वो गवर्नमेंट टीचर है। लव मैरिज हुई थी आपकी कि अरेंज्ड? नहीं, लव मैरिज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता गाँव देहात के बैकग्राउंड में। और हम तो जयदीप सर की भी इस बारे में खिंचाई करते हैं कि भाई माता पिता का एक ही सपना होता है कि भाई बच्चों की जो शादी हो ना वो खुद की मर्जी से हो। तो लव शब्द तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई लव शब्द होगा और हम लव मैरिज करेंगे। मेरी जब शादी की थी तो मैं उस टाइम था, मुझे याद है, नैनीताल में मैं झील में मैं बोटिंग कर रहा था। घर से फोन आया था कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखने जा रहे हो। तो मैंने कहा ठीक हो याओ। कह रहा कोई इश्यू तो नहीं है, ये क्वालिफिकेशन है। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई इश्यू नहीं, आप चले जाओ। चले गए। तो उसी दिन उनको पता था कि जैसे हम कहेंगे मुझे इस बच्चे कोई ऑब्जेक्शन होगा नहीं, तो मम्मी फाइनल कराई। फिर एक बार और देखने जाते हैं, जब वो क्या होता है कि सिर पे हाथ रख के आते हैं, चाय लेके आते हैं ऐसे
तो मुझे साथ लेके गए तो उन्होंने कहा कि एक बार देख लेना। मैंने कहा अम्मी देखना क्या, जो तुमने किया वो बढ़िया किया होगा। कह रहा नहीं फिर भी एक बार देखना चाहिए। तो मुझे ये बहाना बना कि ड्राइवर नहीं है कोई साथ में ना, तू ही ड्राइव करके ले जाएगा तो चल। तो पास में ही था, ज्यादा दूर नहीं, आधे घंटे का रास्ता था। मैं चला गया था, मेरी बुआ थी, मम्मी थी, मेरी सिस्टर थी, शायद दो बुआ थी, नाना जी थे। तो इधर वो मेरी वाइफ आई थी, इधर बैठ गई, तो मुझे कहा कि देख उधर देख ले। मैंने कहा ना मुझे नहीं देखना। नहीं मुझे देखना। ये कह रहे देख तो ले एक बार, आया था। मैंने कहा ना ठीक है, जो कुछ ठीक है। तो थोड़े शाय फील कर रहे थे हाँ, उस टाइम थोड़ा नहीं पूरा शाय फील करते हैं। मैंने कहा कि जो तुमने किया वो बेस्ट ही होगा। और मेरा ये मानना है कि सब कुछ अपने हाथ में होता है। आपको कैसे आगे में वो करना है, ट्यूनिंग आपकी कैसे रहेगी, वो सब खुद के हाथ में होता है। हमारे जो पिताजी 5 भाई हैं, जिनकी भी शादी की, बस सीधा बता दिया ठीक है तेरा रिश्ता हो गया और तेरी शादी है। कोई देखने का सवाल ही नहीं था। ना इवन कोई कुंडली मिलवाई है, ना कोई मुहूर्त निकलवाया है। मैं आज भी विश्वास रखता हूँ कि अगर कोई फंक्शन करना है, मेरी शादी थी तो कुंडली जो थी, मुहूर्त जो बता रहा था वो वीक डेज बता रहा था। मैंने कहा नहीं मुझे वीक डेज में नहीं करना, मुझे करना छुट्टी वाले दिन, शनिवार इतवार। तो मैंने अपना दिन रख के कर लिया उसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ऐसा होता है ना कि आप जिस दिन दिल्ली में 12,500 शादियां हैं, उस दिन आपको सब कुछ महंगा मिलेगा, टेंट भी महंगा मिलेगा, आपको क्रॉकरी वाला महंगा मिलेगा, हलवाई महंगा मिलेगा। हम ये पूछते हैं हलवाई से किस दिन खाली हो, जिस दिन वो खाली है उस दिन के 2-3 दिन आगे ही वो डेट दे देता है, उसी दिन अपना प्रोग्राम कर देते हैं। नहीं तो बहुत बढ़िया है, सही बात है। ठीक है, और बच्चों के बारे में कुछ? बच्चे 2 बेटियां मेरी, एक बेटी काव्यांजलि है, वो 7 साल की हो गई और अब वो 3rd स्टैंडर्ड में है। दूसरी है रुद्रांजलि, वो भी 2 साल की हुई है जून में। उनके साथ कैसे कनेक्शन है आपका? बहुत अच्छा कनेक्शन है, मतलब मेरे से तो वो बहुत ज्यादा ही अटैच्ड है। इवन मैं जब स्टूडियो में जाता हूँ तो ऐसा होता ही नहीं कि किस दिन के वो ना विजिट करें। छोटी वाली, जैसे बड़ी तो स्कूल चली जाती है, तो छोटी वाली स्टूडियो में बीच बीच में आ जाती है। और मतलब वीडियोस में भी तुम्हें दिखाई देगा कि वो बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब करती रहती है। तो मैं कहता हूँ कि शांति से आराम से बैठ जाए, मुझे काम करने दे। एक वीडियो वायरल हुई थी आपकी जिसमें आपकी बेटी ने बोला था वंदे मातरम दोस्तों। वो बड़े वाली थी काव्यांजलि। अच्छा, वो तो अच्छा वंदे मातरम क्यों बोलते हो आप? अब हर चीज को ना आदमी को थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। गुड मॉर्निंग नमस्कार सब कहते हैं, और वंदे मातरम से एक फील भी अच्छी आती है। तो बच्चों को भी लगता है कि सर जैसे आप वंदे मातरम बोलते हो कि हमें एनर्जेटिक फील होता है। ठीक है। एक वीडियो भी मैंने एक और आपकी देखी थी इंस्टाग्राम पे, आपने कोई नई कार खरीदी थी जिसमें आपने उसका इनॉग्रेशन आपकी बेटी से करवाया था। वो जो देखो पंडित जी तो खैर अपनी जगह होते हैं, पूजा पाठ वो करे, हम उसको भी मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि बेटी के चरणों से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। अगर वहां पे उन्होंने जो फीट है वहां रख दिए ना, तो सारी नेगेटिविटी गाड़ी से दूर रहेगी। और मेरी आज तक रिकॉर्ड है कि कभी रत्ती भर भी मुझे कभी किसी चीज ने नुकसान नहीं पहुंचा। मेरी बाइक्स थी, मेरी गाड़ियां थी, मुझे बड़ा शौक है, लंबे लंबे रूट पे मैं ट्रेवल करता हूँ, बारिश में भी ट्रेवल करता हूँ, ऑफ रोडिंग भी करता हूँ, थोड़ा रिस्की जगह भी जाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जो वाइब्स होती है ना, वो वाइब्स मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं। तो मेरा सुबह का खाना भी जैसे होगा, छोटी साथ बैठ के खाएगी, मैं उसके साथ ही खाऊंगा, शाम को भी ऐसे ही है। कभी भी मतलब उनके साथ शेयर करने से क्या होता है कि आपकी नेगेटिविटी दूर होती है। मतलब नेगेटिव तो मैं वैसे ही नहीं हूँ, कभी मैं किसी बारे में सोचता ही नहीं, तो पॉजिटिविटी चारों तरफ रहती है। तो आपके हिसाब से इंडिया में अभी क्या आज भी लड़का और लड़की में फर्क कर रहे हैं या कुछ चेंज आ रहा है? हमारे हरियाणा में बहुत ज्यादा है ये अभी भी, और शुरू से भी था, और सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा खराब हरियाणा में भी था। अभी भी मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2 बेटियां हैं, बेटे का प्लान कर ले। मैंने कहा ये चीज पहली बात अपने हाथ में होती नहीं, और मैं कहता हूँ कि बेटे भाग्य से मिलते हैं तो बेटियां 100 भाग्य से होती है। यानी अगर आपके 100 भाग्य खुलेंगे तभी आपके घर में बेटियों का आगमन होगा। तो इससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती। जब मेरी बड़ी बेटी का जन्म हुआ था तब हमने प्रूडेंस कोचिंग सेंटर खोला था, और प्रूडेंस कोचिंग सेंटर बहुत अच्छे से बूम किया था। और मतलब उस समय भी हेल्थ और वेल्थ का दोनों का फ्लो मेरे घर में बहुत अच्छा था। और जब छोटी बेटी का जन्म हुआ तब हमने कैरीवेल पे शुरुआत की, और यहाँ भी बहुत अच्छे से हम बूम करते जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये एक सिंबॉलिक होते हैं, और बेटियां अपने भाग्य का लेके आती हैं, और उससे मेरा भी भाग्य बढ़ता है। गाड़ियों का मुझे शौक है, और मैं ये मानता हूँ कि जिंदगी को ना अच्छे से जीना चाहिए। जो मेरे कुलीग्स होंगे, हो सकता है उनके पास 2-4 प्लॉट ज्यादा होंगे, प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, लेकिन मुझे लगता है कि यार प्लॉट और प्रॉपर्टी, कोरोना के बाद मुझे लगता है कि आपको खुद पर ही नर्चर पैसा खर्च करना चाहिए। दूसरों की सेवा में, दूसरों की भलाई में जो आपने टारगेट, जैसे मैंने कुछ अमाउंट सेट किया हुआ है कि मैं ये अमाउंट हर मंथली उस चीज पे मैं खर्च करता हूँ, और इतना आपके पास इनकम हो कि अगर कोई इमरजेंसी में आपसे पैसे मांगे तो आपसे ना हो, आप उसकी हेल्प कर दें। तो मेरे पास बहुत सारा स्टाफ प्रूडेंस का आज भी जुड़ा हुआ है, जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जिनका कॉल आ जाता है कि सर मुझे ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है कोई प्रोग्राम में। तो भगवान की दया से मैंने आज तक किसी को ना नहीं किया है,
वो बात अलग है कि मेरे बहुत पैसे फंस गए हैं, किसी ने वापस नहीं किए। तो मेरे दादाजी एक बात कहते थे कि अगर तुम्हें किसी को पैसे देने उधारे तो ये मान के चलना कि तुम उसको दान ही दे रहे हो। अगर वो दे हाँ। देगा तो उसका बड़प्पन है, और ना हम्म। देगा तो तुम्हें उस पर कोई शिकायत नहीं रखनी है। ठीक है, जैसे आपने अभी सेवा की बात करी, हम्म। तो सोशल सर्विस भी करना आपको पसंद है। आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने जिसमें आप खाना खिला रहे हो, और आपका बर्थडे था जो लास्ट ईयर का, आपने आश्रम में किया था। सर्विसेज तो मैं रेगुलरली करता हूँ, हम्म। पहले मैं उनको कभी शो नहीं करता था, तो फिर मेरे कुछ हम्म। फ्रेंड्स ने कहा कि भाई तुम्हारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, तुमको एक हम्म। मोटिवेशन मिलेगा, तो बीच बीच में हाँ, ये वीडियोस डेफिनेटली। आपको थोड़ा डालनी चाहिए। मुझे लगता था कि इससे यार ये गलत प्रचार होता है कि मैं बांट रहा हूँ, वो मैं करता रहता हूँ, लेकिन उस मामले में अभी भी थोड़ा पैसिव हूँ, मैं सारी वीडियोस नहीं शेयर करता, लेकिन जहां मुझे अवसर मिलता है, जहां मौका मिलता है, हम करते रहते हैं। हाँ, उसको अलग तरीके से कोरोना देखा के जाता है। समय में भी मैंने जितना मेरे से बना था, मैंने अच्छा खासा स्टॉक था वो डिस्ट्रीब्यूट किया था, और उस समय सब लोग डर रहे थे, मुझे भी घर वाले कहते थे कि तेरे कोई जरूरी है बाहर जाना, तेरे कोई बांटना जरूरी है, लेकिन मैं इंडिविजुअली जाके अपने हाथ से जो है वो बांट के आता था। तो उस समय की भी मैंने जो है वीडियोस डाली थी। तो जहां इंसान को मौका मिले ना, वो करना चाहिए, और मुझे मानना है कि जब तक जिंदगी है वो जिंदगी रहेगी, कोई छीनने वाला हो नहीं सकता। आप कोरोना के डर से दुबक के बैठ जाओ तो आप मेरे ख्याल से आप डिप्रेशन में ही जाओगे, और जब आपका ध्यान बटा रहता है तो आप जो है रिचार्ज रहते हो। जैसे आजकल पुनीत सुपरस्टार का सुना होगा आपने, मीम्स वगैरह चल रहे हैं उनके, तो वो भी हर संडे को खाना खिलाते हैं सबको। हाँ, वो उनकी क्वालिटी मुझे हाँ। बहुत अच्छी लगती है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। और ठीक है, एंटरटेनमेंट कर रहा है बंदा, यूनिक तरीके से कर रहा है, चाहे जैसे भी करे, और ये हंसा चीज, तो रहे हैं हाँ, एटलीस्ट। ये चीज करने के लिए भी जिगरा चाहिए, ये हर एक के बस की बात नहीं होती। सही बात है। ठीक है, और इसके कुछ मतलब फायदे आप बता सकते हो कि सोशल वर्क क्यों करना जरूरी है, मतलब सबको करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग इसलिए नहीं करते कि अगर हम उसको बताएंगे किसी को तो बोले कि भाई तुम तो प्रमोशन कर रहे हो, या तो अपना, या फिर दिखावा देखो, कर रहे इसमें हो। भी दो तरीके के आदमी होते हैं। एक तो वो है कि हर चीज पे जब आप वो सोशल सर्विस कर रहे हो तो हमेशा आपको लाइव आना है, हमेशा आपको दिखाना ही है। ऐसा होना चाहिए कि कुछ अवसर ही हो जहां आप चीजों को शो करो, जिसके बारे में आप बताओ। सोशल सर्विस के बिना मैं कह रहा हूँ कि ये संसार सर्वाइव नहीं कर सकता। बहुत से लोग हैं जिन्हें वास्तव में जरूरत होती है, जो मतलब उस स्टैंड पे नहीं। अब कोई अगर आपसे मांग रहा है तो कई बार मैंने देखा कि लोग फटकार देते हैं कि भाई अच्छा खासा है, कमा के क्यों नहीं खाता। वो ठीक है, वो कमा खा सकता है, लेकिन उसको कमाने खाने का आपको अवसर देना चाहिए। जैसे मैं जानता हूं कि एक पंचर लगाने वाला लड़का था, मैंने वहां से पंचर लगवाया था, तो मेरी उससे थोड़ी बातचीत तो हो जाती थी, गाड़ियों में का काम वो करता था। तो उसने कहा था कि भैया थोड़ी सी हेल्प की मुझे जरूरत है, आप थोड़ी सी मुझे हेल्प कर दोगे तो मैं अपना स्टॉल अलग से लगा लूंगा। तो मैंने उसकी थोड़ी हेल्प की, उसने पंचर का स्टैंड वहीं मेरे बगल में लगा रखा है, तो वो अब अच्छा खुद से कमा खा रहा है। पहले वो वहां पे नौकरी करता था, उसको 200 रुपए पर डे मिलते थे। तो ऐसे अगर आप छोटी छोटी चीजों में करें, जैसे एक सलून वाला है, हमने उसको भी हेल्प की थी, तो उसने अपना एक छोटा सा सलून बनाया। धीरे धीरे उसने पैसे भी वापस नहीं किए, लेकिन वो कर रहा है। अगर नहीं भी करेगा तो मुझे उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा था कि मैंने एक तरफ से आपको डोनेट किया है, ये कह रहा नहीं भैया, आज के जब मेरे पास आएंगे तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो हर एक आदमी अगर जिम्मेवारी समझे, जो सक्षम है, तो मैं कहता हूं कि दुख इंसानों के खत्म हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ये मान के चलें कि भाई मुझे सारा पैसा खुद पे ही खर्च करना है, वो भी एक चीज गलत है। आप कमा रहे हो तो वो कमाना, वो हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि 20% दान होता है, तो 20% सेविंग्स भी होती हैं, और 20% अपनी फ्यूचर की जो है प्रॉपर्टी भी बनाने की होती है, और 20% अपना वो भी होता है जो हम खुद पे खर्च भी करते हैं। तो अगर बैलेंस लेके चलेंगे तो पूरा फाइनेंस easy बता दिया रहेगा। आपने। हाँ, पूरा फाइनेंस ही होना चाहिए जिंदगी में कि पैसा कहाँ लगाना है। ठीक है सर, अब एक गेम खेलते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे, आपको उसके जवाब बताने होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसी गलत फहमी हो आपको लेके लोगों को, जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को देखते हैं तो लगता है कि ये तो बहुत एटीट्यूड वाला है या रूड है, आपके लिए भी कुछ ऐसा आपको हाँ, लगता मैं है? जब ऑफलाइन पढ़ाता था तो मेरा सबसे मेन क्या है कि मैं इस क्लास में सिर्फ पढ़ाता ही हूँ, मैं और कोई मतलब वास्ता रखता ही नहीं हूँ। तो ऑफलाइन में भी जब मैं जाता था तो बच्चों को लगता है कि सर सिर्फ पढ़ाते हैं। और मेरा नाम भी उन्होंने जैसे लग रखा था एक जगह, बलबन। वो एक रूड बिहेवियर के कारण, हालांकि मैं रूड नहीं हूँ इसका अंदर मतलब से। क्या होता है? बलबन मतलब एक शासक था, क्रूर शासक जैसे बात करें, कुछ नाम रख देते हैं। अच्छा, अच्छा। जैसे कटप्पा रख दिया है, कुछ ऐसा। तो ऐसा है नहीं, अंदर से मैं उतना ही नरम भी हूँ और मैं हेल्पफुल भी हूँ। लेकिन मुझे लगता था कि जब मैं क्लास में जाता हूँ तो मेरा, अगर मैंने 1.5 घंटा पढ़ा तो 1.5 घंटा केवल पढ़ाई की बात है, उसमें से 15 मिनट भी अगर मैं रोज वेस्ट करता हूँ तो महीने में मैं 450 मिनट उनकी वेस्ट कर दूंगा। मोटा मोटा मैं उनके 10-12 घंटे जो है वेस्ट कर दूंगा। तो इसलिए मेरा टू द पॉइंट होता है कि मैं पढ़ाऊँ और वहां से। ठीक है। अच्छा, अगर जैसे कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में आपके, तो आप उसको कैसे टैकल करते हो?
देखो, बहुत सारे लोग जो है आदर्शवादी बातें करते हैं कि प्रॉब्लम से जूझ जाओ, प्रॉब्लम के साथ लड़ जाओ। बहुत जगह ऐसा होता है कि आप प्रॉब्लम से लड़ नहीं सकते हो, आपको वहां से बच के कोई ऑल्टरनेट खोजना होता है। कई बार जिंदगी में आप ऐसी जगहों पे फंस जाते हो। अब जैसे मैंने कहा कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया था जब मैंने वहां बिजनेस किया था, तो मैं उसको कैसे टैकल करूँ? या तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊं, या मुझे ये पता है कि जब मैंने इतना बड़ा स्टेप अब ले ही लिया है तो मैं अपना वापस छोटे लेवल से शुरुआत करूं, और छोटे लेवल से शुरुआत करके इतना बड़ा बना लूं कि उस प्रॉब्लम को मैं दबा लूं। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप ये मान के चलिएगा कि प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, आपको कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्टेप्स उस प्रॉब्लम के लेवल तक ले जाने में उसको एरेडिकेट कर देंगे। तो प्रॉब्लम से डरना नहीं है, लेकिन अ, उससे इतना भी प्रभाव वो नहीं होना कि आप मतलब मेंटली टॉर्चर में आ गए। हमारे दादाजी कहते कि जो होगा वो देखा जाएगा, तो मेरा नजरिया वही होता है कि चल जो होगा वो देखा जाएगा। मैं उस चीज से डरता नहीं हूँ, नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसी कोई पावर मिले कि जिसमें जयदीप सर आपकी कोई भी एक बात मान लेंगे और वो उनको माननी पड़ेगी, ऐसी वो क्या बात होगी? तो मैं उनकी शादी करवा दूंगा। भाई अच्छी खासी एज है, एज निकलती जा रही है, और शादी की जो उम्र होती है 24-25। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना वो बिल्कुल सही थे, वो 21-22 साल की उम्र में शादी कर देते थे। मेरी खुद शादी 27 साल की उम्र में हुई, क्योंकि मेरी सिस्टर की हुई मेरे से पहले। और मुझे आज भी मलाल है कि अगर 21 साल की मेरी शादी हो जाती तो मेरी बेटी आज कम से कम मेरे लेवल में होती। मतलब मुझे लगता है कि भाई इतनी बड़ी हो गई, इतनी जल्दी ग्रो कर गई, तो ये बहुत है कि सही टाइम पे शादी हो। तो मैं जयदीप सर की शादी करवाता। ठीक है, जयदीप सर देख रहे हो तो सुन लेना आप, ठीक है। अच्छा, एसएससी एग्जाम में अगर 3 चेंज लेके आने हो आपको, तो वो कौन से होंगे? 3 चेंज में सबसे बड़ी बात तो मैं ये चाहूंगा कि जो बच्चे हैं, अब हमारे पास जो बच्चों ज्यादातर आते हैं वो हिंदी मीडियम का और सरकारी स्कूल का देहाती बच्चा होता है, और इंग्लिश को एक कंपलसरी लैंग्वेज बनाया गया है। तो जब इंग्लिश आप दे रहे हैं तो साथ में आप हिंदी का भी ऑप्शन देना चाहिए। अब जैसे आप इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी है, तो व्हाई नॉट हिंदी? आपको एक विकल्प देना चाहिए कि इंग्लिश की जगह बच्चे को हिंदी भी होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि भारत की मातृभाषा हिंदी है और हम उसे इतना प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें ये लड़ना पड़ता है कि भाई इंग्लिश ही आपको करना होगा। आप इंग्लिश बोल के तो ऑफिसर मतलब की लाइन में नहीं जा सकते। आप अगर हिंदी भी भाषी है और हिंदी अच्छे से तो कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चेंज तो मैं यही चाहूंगा कि एक विकल्प बच्चों को दिया जाना चाहिए कि हिंदी सब्जेक्ट का उनके पास वहाँ अंग्रेजी का विकल्प होना चाहिए। और दूसरा जो चेंज मैं चाहूंगा इसमें एग्जाम पैटर्न में कि मतलब कंपटीशन इतना बढ़ गया है। तो जैसे गवर्नमेंट ने कहा था कि हम सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, तो वो एक बहुत अच्छा स्टेप था, हालांकि अभी तक लागू नहीं हुआ। एक बार वो हो जाए तो एक छटनी हो जाती है, और छटनी के बाद आप जो है आगे के पैटर्न पर जा सकते हैं। क्योंकि अभी प्री के लिए इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं, रेलवे में इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो और तीसरा मैं ये एसएससी में मैं यही चाहूंगा कि मेरा पर्सनली मानना है कि गवर्नमेंट जॉब जो होती है ना, वो इंसान को कभी आगे नहीं लेके जाएगी। आपने कहा ना कि क्या चेंज करेंगे, मेरा पर्सनली है कि आप जॉब ज्वाइन कर लो, लेकिन जॉब के बाद अगर आप बिजनेस में जाएंगे और आपका बिजनेस चल जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। इससे देश की इकोनॉमी को भी बूम मिलता है। और दूसरी बात, आप जो सीट खाली कर देंगे ना, तो उसको किसी और लोग जो है लोग को जाके वहां पे ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो जितने भी लोग अभी गवर्नमेंट जॉब में हैं, जिनको 10-12 साल हो गए और इन्हें लगता है कि हर एक के मन में ना कुछ होता है, वो ये होता है कि यार मुझे भी कुछ बेटर करना चाहिए, कि इस आप कुछ भी काम करो, इंसान की फितरत है, थोड़े दिन में वो उब जाता है। आपको वो चीज एक नॉर्मल चीज लगने लगती है। तो जब आप गवर्नमेंट में जाओगे तो वो चीज आपको नॉर्मल लगेगी, आप उब जाओगे। तो सही है, वो सही स्टार्टअप है। आप अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करें और आपको लगे बिजनेस चल गया, रिजाइन कर दीजिए, और वो जो वैकेंसी आएगी वो आगे कहीं काम आएगी। तो तीसरा ये चेंज एसएससी को तो नहीं कहता, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपको करना है। ऐसी कोई गाड़ी जो आप इन्वेंट करना चाहते हो? देखो, मैं तो अगर मेरे पास पॉसिबल हो तो मैं ऐसी गाड़ी इन्वेंट करूंगा जो गाड़ी के साथ साथ टाइम मशीन भी हो। मुझे बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पास्ट में जाके सुधार करना है। और वो कौन सी है? अच्छा, तो आपको पता है। ऐसी गाड़ी हो मेरे पास जो टाइम ट्रेवल भी कर सके, स्पेस ट्रेवल भी कर सके, या ऐसी गाड़ी हो जो वो फ्लाई भी कर सके। हो सकता है मैं पॉजिटिव हूँ, मानता हूँ अभी हमें चीजें मुश्किल लग रही है, हो सकता है कि हम इस लाइफ में जीवित ना हो, बाद में कुछ ऐसा इन्वेंट हो। क्योंकि जब फोन का सोचा था तो लगता था कि मूर्खों जैसी बातें कर रहा है, या एरोप्लेन की बात थी तो कोई पॉसिबल ही नहीं कि मशीन हवा, कोई लोहा जो है एल्यूमिनियम जो वो हवा में उड़ सकता है। लेकिन वो चीजें अब नॉर्मल लगती हैं। तो मैं वही कहता हूँ कि जो चीजें हमें नॉर्मल लगती हैं वो उन चीजों की हम वैल्यू नहीं करते। ठीक है। रिसेंटली कोई बुक रीड कर रहे हो आप, या फिर कोई होली बुक, रामायण, भगवत गीता? मैं भगवत गीता ही रीड करता हूँ। मतलब
फ्रीक्वेंटली तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन बीच बीच में जब भी मुझे समय मिलता है तो गीता और रामायण ये मैं कोई रीड एक करता बिगेस्ट रहता हूँ। लर्निंग हो आपकी भगवत गीता से? देखो, भगवत गीता से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि कर्म प्रधान है, और अगर आपने कर्म किया और सच्चे जिसमें एफर्ट्स लगाए हैं तो फल आपको 100% ईश्वर देता है। और हर एक आदमी की अंतरात्मा से एक आवाज आती है कि भाई ये काम तुमने प्योर मेहनत से किया या नहीं किया। अभी बच्चे कहते हैं सर हमारा सिलेक्शन रह गया 4 नंबर से 2 नंबर से, वो बच्चा चाहे कुछ भी बोल ले उसको अंदर से पता है कि मैंने कमी कहाँ छोड़ी है। अगर आप भी फेलियर होते हो तो आपको पता है कि मेरी कमी वहां रह गई। तो हर आदमी को अपनी जो है फेलियर का, कमी का पता होता है। कर्म सभी कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म कितना सक्सेसफुल होगा, वह कितना फ्रूटफुल होगा, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेडिटेशन भी करते होगे फिर आप तो? हाँ, मेडिटेशन, योगा मैं करता रहता हूँ। आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने जयदीप सर की गाड़ी में ऐसे उल्टे करके आप मुझे बैठ एक्चुअली गए थे। किसी ने वो वीडियो भेजी थी, एक कोई पारुल योगिनी के नाम से कोई अकाउंट था, उन्होंने कहा कि ये ऐसे फ्लिप करके लड़कियां कर रही है, क्या आप नहीं कर सकते? मैंने कहा कर सकता हूँ, इसमें कौन सा बड़ी बात है। तो मैं नीचे गया था, नीचे गाड़ी खड़ी थी, तो पहला मैंने ट्राई लिया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन दूसरे ट्राई में मैंने उसे इजीली कर लिया था। मतलब पहले ट्राई में हुआ था, लेकिन उसमें थोड़ा समय ज्यादा लग गया, तो मुझे वो टाइमिंग भी रखना था। तो वो जो योगिनी है, वो मैडम है, मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, उनसे भी मैंने 2 सेकंड कम में कर लिया था। अच्छा। तो वहां भी अपनी रीजनिंग ही काम आई है कि कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं। उसके बाद राकेश सर ने भी एफर्ट्स किए, लेकिन वो उल्टे हवा में लटके रह गए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उनका वीडियो शूट मेरे पास है, और मैं वो दिखाना मेरे को आप बाद में। नहीं, वो मैं डालूंगा कि गुड एफर्ट्स बाय राकेश यादव सर। ठीक ठीक। तो सर बचपन में आपको पॉकेट मनी भी मिलती थी क्या? देखो, स्कूलिंग जो मेरी हुई बहुत अच्छे स्कूल्स थे, प्राइवेट स्कूल्स थे। और इनफैक्ट हमारे जितने भी बच्चे हैं हमारे परिवार में, जो हमारे कजिन्स हैं, सबकी स्कूलिंग पे ध्यान दिया गया था, क्योंकि खेती बाड़ी से इनकम ठीक ठाक हो रही थी। और उनका ये था कि बच्चों पे अगर हम स्कूलिंग पे इन्वेस्ट करेंगे, तो उन्होंने और तो इन्वेस्ट नहीं किया, स्कूलिंग पे किया। तो पॉकेट मनी नाम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारे यहाँ पे। और मैं जिस स्कूल में जाता था, तो वहां बच्चे जो है वीक में एक बार पॉकेट मनी लाते थे और कुछ ना कुछ खर्च करते थे। तो एक बार मैंने भी मांगने की कोशिश की थी, तो मुझे धमका दिया गया, कह रहा घर से बढ़िया से खाना से कुछ कोई खाना ही नहीं है, तो पॉकेट मनी और वाहियात खाने की जरूरत नहीं है। तो पॉकेट मनी नहीं मिलती, लेकिन जब रिश्तेदार वगैरह आते थे तो 5-10 रुपए या कुछ ऐसा वो मान दे जाते थे, तो वो हमें मिल जाती थी। तो उसमें भी क्या होता था, या तो वो रिटर्न ही करनी पड़ती थी हमें, या कई बार हमारे पास रह जाती थी। तो हम ट्यूशन पे जाते थे, तो ट्यूशन में उसका जैसे 5 रुपए का या 2 रुपए का उस टाइम हम लेते थे। अब 2 रुपए 5 रुपए हम सोचते थे यार खाएं क्या, मेले में भी चले गए तो 2 रुपए 5 रुपए मिले हैं, मेला लगता था हमारे यहाँ, तो उसमें खाएं क्या। तो हम सोचते थे भाई ऐसी कोई चीज लें जो ज्यादा देर तक चले। रीजनिंग में वहां भी लगा था, तो हम लेते 2 रुपए का गुलदाना, जिसे बूंदी कहते हैं। अच्छा। वो एक ठीक ठीक क्वांटिटी में आता था, तो वहां से लेके चलते थे, साइकिल पे टांग लेते, तो एक एक बाइट करके खाते थे कि इससे पता कि पूरा रास्ता कवर हो जाएगा। तो आज भी हमें वो दिन याद आते हैं कि एक समय वो था कि हमें ये सोचना पड़ता था कि क्या लेना और क्या नहीं लेना। और आज भगवान ने एक ऐसा दिन दिया कि सोचने की जरूरत ही नहीं है। मतलब इनफैक्ट मैं कोई भी लाइफ में डिसीजन लेता हूँ कि मुझे ये गाड़ी या ये फोन या ये कपड़े लेने हैं, तो मुझे 1 सेकंड उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जो मेरा मन करता है आज मैं कर सकता हूँ, और मुझे यही था। और मैं मानता हूँ कि एक सफल पुरुष की यही पहचान होनी भी चाहिए। आपका फेवरेट हीरो कौन है? फेवरेट जो हीरो है मेरे, वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हैं। मूछें भी आपकी एकदम एग्जैक्ट वैसी हैं। क्योंकि ये जो शाहरुख है, सलमान है, ये तो है एक्टर, और हीरो तो किसी बच्चे के लिए अपनी जो है पिता भी हो सकते हैं, दादा भी हो सकते हैं, और माँ से बड़ी कोई हीरोइन किसी के लिए नहीं होगी। तो जो हीरो हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, वे सबसे बड़े हीरो मेरे लिए वही हैं। प्रेरणा स्रोत भी हैं। मुझे लगता है कि यार इतनी कम उम्र में उन्होंने देश के लिए इतना कर दिया, तो हम तो इतना सब कुछ कमा भी रहे हैं, तो हम भी कुछ ना कुछ देश के लिए करेंगे। तो मूवीज में ऐसा मेरा कोई मतलब कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, जो लोकल मूवीज होती हैं, जैसे पंजाबी मूवीज है, उसमें मेरा इंटरेस्ट रहता है। हरियाणा की जो मूवीज हैं उसमें मेरा इंटरेस्ट रहता है, या साउथ इंडियन की जो मूवीज थी उसमें बाहुबली मुझे सबसे ठीक और बेस्ट मूवी लगती है। बाकी मुझे लगता है कि टोटली टाइम वेस्ट है। मेरी वाइफ को मूवीज का काफी शौक है, और उन्हें लगता है कि लेटेस्ट मूवी जो आप दिखाने लगे हो उनको? कैरी ऑन जट्टा 3 अच्छा, अभी रिलीज हुई है, पंजाबी मूवी थी, तो वही मैं देख के आया था। हालांकि उनको कुछ समझ नहीं आता, वो बैठ के अच्छा, पंजाबी समझ नहीं आती? मुझे पूरा समझ आता है। बट पसंद है उनको है। पसंद उनको, लेकिन जब मुझे पसंद है तो मना थोड़ी कर सकती है इस चीज के लिए। सही बात है, सही बात है। क्योंकि जिद मूवी देखने की तो मैं दिखा देता हूँ। 10th और 12th में कितने मार्क्स थे आपके? देखो, मैं एक बड़ा एवरेज सा बच्चा था। मेरे 10th में जो नंबर आए थे वो थे 77%, और 12th में मेरे नंबर ग्रेजुअली गिर गए थे, वो थे
63%। अब उसका कारण क्या रहा था कि मेरा जो दाखिला करा दिया था 12th में, वो करा दिया था डीएवी पीतमपुरा, जो मेरे घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। तो मुझे वही 5:30 पौने 6 बजे घर से निकलना पड़ता था। वहां से मैं निकलता था, साइकिल खड़ी करता था, बस पकड़ता था, 7:30 का स्कूल होता था, मैं मुश्किल तक वहां पहुंच पाता था। उसके बाद वहां से छुट्टी होती थी, फिर पैदल चलता था, फिर बस की वेट करते थे, फिर नरेला उतरते थे, वहां से बस साइकिल पकड़ के फिर, तो मेरे को आते आते 4 साढ़े 4 बज जाते थे। उसके बाद पिताजी को लगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो एक इसका ट्यूशन भी लगवा देना चाहिए। मेरा ट्यूशन लगवा दिया, मैं वापस साइकिल उठाता था, खाना खा के फिर ट्यूशन पे पहुंच जाता था, 7:30 8 बजे आता था। तो उस टाइम तो मैं अपने पिताजी को नहीं बता पाया, लेकिन बाद में मुझे लगा यार कि तू सारा दिन ट्रैवलिंग में ही रह गया। इसलिए पिताजी ने तो ठीक सोचा था कि स्कूल अच्छा है तो करेगा, लेकिन आज की डेट में मेरा मानना ये है कि स्कूल सारे बढ़िया होते हैं, जब तक आप बच्चे पे घर पे ध्यान नहीं देंगे वो नरिश नहीं कर पाएगा। आज मैंने जो अपनी बेटी का दाखिला कराया, मेरे घर से 2 मकान निकलते मेन रोड पे स्कूल है, बिल्कुल मैंने वहीं कराया है कि पता है कि सामने से मैं ऑब्जर्व भी कर सकता हूँ, इवन में वहां पे मुझे दिखता है कि बच्चा वहां खेल रहा है नहीं खेल रहा है। तो मेरे हिसाब से स्कूल मैटर नहीं करता। हाँ, एनवायरमेंट स्कूल का बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैंने 10th जहां तक की, वो एक बेस्ट स्कूल था अपने समय का, और वहां पे पढ़ाई से ज्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज या मोरल वैल्यूज की शिक्षा वहां दी जाती थी। तो आज भी जो एक्टिविटीज में, जैसे मुझे एक्सटेम्पोर हुआ या डिबेट हुआ या कोई भी चीज हुआ, या माइक पकड़ने में जो हमारी झिझक खत्म हुई थी, तो उसी स्कूल से खत्म हुई थी, क्योंकि हम स्टेज पे जाके वहां परफॉर्म करते थे। तो बहुत सारी चीजें हमें वहां सीखने को मिलती है। तो आज जो स्कूल मैंने बेटी का ज्वाइन कराया, तो सब लोग ये कहते हैं कि ये सारा दिन एक्टिविटी कराते हैं, पढ़ाते लिखाते नहीं है, पूरा दिन हमें दुकान पे खड़ा रखते हैं, ये मॉडल बनाओ वो मॉडल बनाओ। तो मैंने कहा यही स्कूल सबसे कोई मॉडल बनवाया आपने कुछ? हाँ, मॉडल में बनवाता रहता हूँ। अभी जो था वो वाटर साइकिल का था, तो मैंने उसको हेल्प की थी। मेरे को फोटो शेयर कर देना। हाँ, वो मैं फोटो शेयर कर दूँ। तो और कुछ यही है कि जीवन में सफल होने के लिए आपको भौतिक शिक्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, कि आप ये शिकायत जीवन में छोड़ दो कि हमें ये स्कूलिंग नहीं मिली, हम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाए। क्योंकि मेरे पास अक्सर बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे हमारे, जो 10वीं 12वीं में टीचर थे बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते थे, बड़ी मुश्किल से पास हुए हैं, तो हम कैसे कंपटीशन का एग्जाम फॉट करेंगे। ये चीजें कतई मैटर नहीं करती। आप नए सिरे से शुरुआत करोगे तो उस नए सिरे से भी आप शुरुआत करके और बहुत अच्छे मुकाम तक आप पहुंच सकते हो। तो अपने के ऊपर मतलब कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भाई मैं बिल्कुल जीरो हूं, आज तक मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैंने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया, और अगर मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा तो मैं आराम से ग्रेजुअली उसमें ऊपर आऊंगा। और साल भर की मेहनत किसी भी चीज में लगाएंगे ना, तो उसका रिजल्ट जरूर सामने आएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस बार बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करोगे? इस बार क्या करने वाले हो? गोवा जा रहा हूँ 14 तारीख को। अच्छा। पूरी फैमिली मेरी जा रही है, फ्रेंड्स जा रहे हैं, उनकी भी फैमिली जा रहे हैं, मेरे ससुराल पक्ष से भी जा रहे हैं, मेरा साला और वो सब जा रहे हैं। तो गोवा है, 14 से 17 का मेरा रहेगा गोवा। तो मेरा कोई ऐसा खास अवसर नहीं होता कि मैं बर्थडे कहीं बाहर ही सेलिब्रेट करूं, लेकिन तकरीबन ये होता है कि इस बहाने थोड़ी फैमिली की गैदरिंग भी हो जाती है। और बच्चे थोड़े से अब बड़े हो गई है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पापा आपका बर्थडे है तो हमें बाहर जाना चाहिए। तो आपसे ज्यादा एक्साइटेड आपके बच्चे होंगे? हाँ, उनको ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। और लिटरली मैं बताऊं कि बच्चों के साथ तो मुझे ठीक लगता है, लेकिन मुझे ज्यादा एंजॉयमेंट ट्रिप में आता है फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बच्चों के साथ एक जिम्मेवारी हो जाती है, उस लेवल पे आप एंजॉय नहीं कर सकते। फ्रेंड्स में तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के आए हैं, बच्चे आराम से घर पे एंजॉय कर रहे होंगे, और अब हम यहाँ पे किसी भी लेवल पे जाए कहीं भी जा सकते हैं। जैसे बारिश हो रही है तो हम निकल जाते हैं, लैंडस्लाइड हो ये हो वो एक बाद की बात है, लेकिन कम से कम ये है कि बच्चे घर में सेफ हैं और हम जो है मैनेज कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बच्चों को थोड़ी एडवाइस दे दो कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो इस तरह के दोस्त वो ना बनाए, उसके बारे में थोड़ी। देखो, दोस्त एक, मैं कह रहा हूं कि बहुत चीजें मैटर करती हैं। आपके जो फ्रेंड सर्कल होता है, तो फ्रेंड सर्कल में मैं सबसे बड़ी बात करूंगा कि ऐसे दोस्त चुने जो चरित्रवान हो, क्योंकि बहुत प्रभाव पड़ता है। और कैरेक्टर वो अपना भी खराब है तो आपको भी साथ में ले डूबेंगे। तो दोस्त ऐसे हों जो पॉजिटिविटी से भरपूर हों, क्योंकि हर एक सर्कल में ना एक ऐसा दोस्त होता है जो हमेशा नेगेटिव रहता है। हमारी क्लास में भी 1-2 बच्चे थे वो हमेशा नेगेटिव रहते हैं, उनको जो भी कहो कि कहते नहीं ऐसे नहीं होना, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। उसको कोई बिजनेस की बात करो, कहेगा नहीं ऐसे नहीं, नुकसान हो जाएगा। पॉजिटिविटी से भरपूर रखिए। दूसरी बात, मित्र ऐसा हो जो आधी रात का कहना है। हमारे पिताजी कहते थे कि आधी रात का गहना होना चाहिए। दोस्त वो होता है कि आधी रात को फोन करो तो आपके लिए वो हाजिर हो, तन मन और धन से। यानी कभी भी आप उनको याद करेंगे, पैसे की जरूरत आपको है, किसी हेल्प की जरूरत आपको है, आधी रात को ब्लड की जरूरत पड़ गई, तो उन दोस्तों की पहचान आपको करनी चाहिए कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया है। क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपने ही आपका जो है पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं।
और अगर कहीं जीवन में आपको ऐसा मोड़ आ जाए कि आपको लगा कि भाई किसी अपने ने धोखा दे दिया है, तो उसमें इतना उलझना नहीं है कि ठीक है उसने धोखा दे दिया, जब वही मेरी परवाह नहीं करा तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं, भाड़ में जाने तो डिप्रेशन में जाने से होगा क्या। तो अपना न्यूट्रल रहिए उस चीज में। तो थैंक यू सो मच सर। कहते हैं कि आधी उम्र पूरी होगी आधी रहती है, मैं कह रहा हूं मेरी आधी पूरी नहीं, मेरी अभी 1/3 पूरी, 108 साल जीऊंगा मैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।